हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में। देखिए अलग अलग बुक में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। हम इसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। इसे हम अलग नाम इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी के नाम से भी जानते हैं और हम इसे अनसैचुरेशन इंडेक्स के भी नाम से जानते हैं। बाबू भैया इसके नाम पे नहीं जाना है, इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन काम एक ही होता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है चलिए हम समझते हैं। देखिए ऐसा माना जाता है कि जितने भी कंपाउंड्स हैं वे सभी कंपाउंड्स एल्केन से इमर्ज होके बने होते हैं और एल्केन के कंपैरिजन में कितने मोलकुल H2 कम होते हैं एक मोलकुल के रिस्पेक्ट में, वही उस मोलकुल का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहलाता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जनरली हमें दो तरीके के मोलकुल दिए जाते हैं। एक हमें मोलकुल का स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, फिर आपसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछ लिया जाएगा, या आपको मोलकुल का मोलकुलर फार्मूला दिया जाएगा और आपसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछा जाएगा। तो चलिए इस चीज को हम एक एक करके समझते हैं। हम सबसे बात करते हैं कि अगर हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया जाएगा, तब अगर उस स्ट्रक्चरल फार्मूला में भी अगर मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूडेड होंगे, अगर मल्टीपल बॉन्ड होंगे तो हम कैसे डील करेंगे उस चीज को समझते हैं। पहले डिफाइन कर लेते हैं फिर चीजों को समझते हैं। लिखा गया है वहीं इफ मल्टीपल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड्स आर गिवन, हमें कंपाउंड में गिवन होंगे तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ H2 मोलकुल required to convert unsaturated मोलकुल यानी कि हम इसको बोल सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड भी, मल्टीपल bonds into a open chain saturated compound। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, इस बात को समझिए। मान लीजिए हमें एक मोलकुल दिया है, क्या दिया है मोलकुल? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए ये हमारे पास एक मोलकुल है, ये मोलकुल कौन सा है जी? एल्कीन फैमिली का है। अगर इस एल्कीन को हमें सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है यानी कि एल्केन में बदलना है, तो हम करते क्या हैं? अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हम अगर एक मोलकुल H2 से रिएक्ट करा देते हैं तो देखिए ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिल जाएगा और ऐसे में हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3, यानी कि हमारा मोलकुल किसमें कन्वर्ट हो गया? ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में। देखिए हमारे पास एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड था जिसको हमने सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट किया, लेकिन कैसे किया? हमने एक मोलकुल H2 का लिया जिससे एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिल गया। हम एक और एग्जांपल से देखते हैं, लेकिन पहले अगर हम बात करें इसके DU का, तो DU कितना होगा जी? DU हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने मोलकुल हम H2 का लेते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए, वही हमारा क्या कहलाता है? DU कहलाता है। अगर हम दूसरा एग्जांपल की बात करें, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारा एक मोलकुल है एल्काइन फैमिली का, ठीक है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है सैचुरेटेड कंपाउंड में, तो मैं क्या करूं? अब देखिए हमारे पास दो पाई बॉन्ड्स हैं, तो क्या मैं दो मोलकुल H2 का ले लूं? अगर दो मोलकुल H2 का रिएक्ट करा दूं तो क्या होगा? एक बॉन्ड टूटेगा
और दोनों को कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिल जाएगा। दूसरा मोलिक्यूल H2 का रिएक्ट करेगा तो बॉन्ड टूट के दोनों को HH मिल जाएगा और इस तरीके से हमारा ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या हो जाएगा जी, कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्काइन फैमिली का हमारा एल्केन फैमिली मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, लेकिन कैसे कन्वर्ट हुआ, हमने 2 मोलिक्यूल H2 का लिया और ये 2 मोलिक्यूल H2 का लिया तो हमारा DU कितना हो जाएगा, DU हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि हम जितने मोलिक्यूल H2 का लेते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए वही हमारा DU कहलाता है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, मतलब समझने वाली है, जिसको मैं जनरलाइज करूंगा। अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे, रिएक्टेंट को देखोगे तो इसमें एक पाई बॉन्ड थी, तो मैंने कितना H2 का मोलिक्यूल लिया, 1 मोलिक्यूल लिया। इसमें पाई बॉन्ड 2 थे तो हमने H2 का मोलिक्यूल कितना लिया, 2 लिया। यहाँ पे 1 लिया क्योंकि 1 पाई बॉन्ड थे तो DU हमारा क्या आया, 1 आया। यहाँ पे हमारा 2 पाई बॉन्ड थे जिसके वजह से मैंने 2 मोलिक्यूल H2 के लिया तो DU हमारा कितना आया, 2 आया। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर किसी कंपाउंड में पाई बॉन्ड है तो 1 पाई बॉन्ड की वजह से, 1 पाई बॉन्ड की वजह से कितना DU आएगा जी, 1 DU आएगा। यानी कि 1 पाई बॉन्ड की वजह से 1 DU क्या होता है, फॉर्म होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जहां भी कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड दिखा, जितने नंबर में पाई बॉन्ड दिखा उतना नंबर ऑफ DU हमारा हो जाएगा। ये हमारा पहला केस था। अब देखिए अगर आपके मोलिक्यूल में क्या दे दिया जाए, क्लोज रिंग दे दिया जाए, तो आप कैसे डील करोगे, वही मैं यहाँ पे लिखा हूं, इफ रिंग्स आर गिवन। आपके स्ट्रक्चर में रिंग दिया हो तो आप कैसे डील करोगे। तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, क्या डिफाइन कर लेते हैं, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर क्लीवेज टू कन्वर्ट ओपन चैन सैचुरेटेड कंपाउंड। देखिए क्या मैंने लिखा, अब इस चीज को हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर हमने ले लिया एक रिंग, क्लोज रिंग ले लिया, ठीक है। अब इस क्लोज रिंग को हमें क्या, ओपन चैन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। तो अगर इस क्लोज रिंग को मैं क्या करूं, 1 मोल H2 का ले लूं, यानी कि 1 मोलिक्यूल H2 का ले लूं, तो क्या करेगा, ये 1 मोलिक्यूल H2 इस रिंग के किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ब्रेक करके दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिल जाएगा और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 3 मेंबर का ओपन चैन सैचुरेटेड कंपाउंड। समझ में आ रहा है। अब देखिए मैंने 1 मोलिक्यूल H2 का लिया जिसकी वजह से एक रिंग में एक बॉन्ड को ब्रेक किया तो हमारा क्या हो गया, ओपन चैन सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। यानी कि हमारा इस मोलिक्यूल का DU क्या होगा, 1 होगा। आप ऐसे बोल सकते हो क्योंकि हमने 1 मोलिक्यूल लिया तो नंबर ऑफ H2 मोलिक्यूल जितना हम लेते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ओपन चैन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए, वही हमारा DU हो जाता है। बातें समझ में आ रही है। अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक 6 मेंबर का रिंग है, ठीक है। अब मैं बात करूं, मुझे इसे ओपन चैन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूं, 1 मोलिक्यूल ले लूं H2 का, तो क्या होगा जी, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिल जाएंगे और यहां से हमारा मोलिक्यूल 6 मेंबर का ओपन चैन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका DU कितना होगा, तो देखिए हमने 1 मोलिक्यूल H2 का लिया जिसके वजह से एक रिंग का एक बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो हमारा ओपन चैन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि हम बोल सकते हैं DU कितना हो जाएगा, DU हमारा 1 हो जाएगा। तो हम यहां से क्या करते हैं, फिर से जनरलाइज करते हैं कि अगर आपके पास
जितने नंबर ऑफ रिंग्स होंगे उतने नंबर्स ऑफ आपको बॉन्ड क्लीवेज करने पड़ेंगे। एक रिंग के लिए एक बॉन्ड क्लीवेज करना पड़ेगा, क्योंकि एक मोलिक्यूल H2 कर लोगे तब ये ओपन चेन में कन्वर्ट होगा। तो हम यहाँ से जनरलाइज कर देते हैं कि एक रिंग के लिए क्या आएगा, एक रिंग इक्विवेलेंट होगा 1 DU के बराबर। समझ में आ रहा है? चलिए इस चीज को नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो हमने अभी तक देखा, अगर हमें स्ट्रक्चर कंपाउंड का दिया होगा और उस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड्स होंगे, तो जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे उतने नंबर ऑफ हमारा DU आएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। अगर हमारे कंपाउंड में रिंग्स हैं तो जितने नंबर में रिंग्स होंगे उतने नंबर में हमारे क्या आएंगे, DU आएंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएंगे। तो यहां से हम जनरलाइज कर लेते हैं किसी भी स्ट्रक्चरल कंपाउंड के लिए। फॉर अ गिवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, अगर हमें कोई स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हो कंपाउंड का, तो हम उसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप उस स्ट्रक्चर को देखिए और उसमें पता लगाइए टोटल नंबर ऑफ रिंग कितने हैं, ठीक है। और देन आप पता लगाइए टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं। इन दोनों का आप सम कर लीजिए, उस स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल का आपको DU पता चल जाएगा, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता चल जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं एक मॉलिक्यूल के लिए, देखिए जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, हम इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं नेप्थलीन। अब देखिए इस मॉलिक्यूल का हमें DU निकालना है। क्या निकालना है जी? DU निकालना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस मैंने अभी आपको बताया कि DU फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है आपको, नंबर ऑफ रिंग्स देख लीजिए। अगर नंबर ऑफ रिंग्स देखे तो कितने नंबर ऑफ रिंग्स है जी? नंबर ऑफ रिंग्स 2 हैं, तो हमारा 2 हो गया। प्लस पाई बॉन्ड देख लीजिए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 5, यानी कि टोटल हमारा DU कितना हो गया जी? 7 हो गया। आप ऐसे आंसर कर सकते हो। अब हम चलते हैं जो प्रोसेस हमने देखा था। देखिए बताए कैसे थे हम आपको कि सर पाई बॉन्ड जितने होंगे उतने H2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। तो देखिए ध्यान से, हम अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक एक हाइड्रोजन यहाँ मिल जाएंगे। तो हमने एक मॉलिक्यूल H2 का ले लिया। सिमिलर ये 2 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, 4 है और ये 5 है, तो हम 5 मॉलिक्यूल H2 का ले लेते हैं। सबको HH मिल जाएगा, बॉन्ड टूटेगा HH मिल जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा HH मिल जाएगा, बॉन्ड टूटेगा HH मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम 2 और H2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 रिंग है, तो हम इस रिंग को ब्रेक कर देते हैं, एक एक मॉलिक्यूल H2 का दे देते हैं। इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, एक एक हाइड्रोजन एटम इसको दे देते हैं। और इस तरीके से अब हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं तो ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, तो यहाँ पे एक कार्बन है, ऊपर एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, और ऐसे ऐसे और ऐसे, ये बॉन्ड ब्रेक कर चुका है। देन हम इधर देखें तो हमारा ऐसे है, ऐसे, ये बॉन्ड ब्रेक कर चुका है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे। अब देखिए जो भी कार्बन है उनके जितने वैलेंसी बच जा रही है वहां पे हाइड्रोजन अटैच्ड है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, हम इसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के थ्रू दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन को साइलेंट करके रख रहे हैं। आप समझ लेना कि हाइड्रोजन, अगर ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 वैलेंसी बचा, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है। ये आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। तो देखिए हमारा क्या हुआ,
एक हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ था जिसमें पाई बॉन्ड और साइक्लिक कंपाउंड था, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। हमने उसे क्या किया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के सहारे ब्रेक करके ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया, और ये ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड देखिए बन गया हमारा, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए हमने कितने मॉलिक्यूल H2 का यूज किया, 5 पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए H2 मॉलिक्यूल यूज किया, और 2 रिंग को ब्रेक करने के लिए 2 मॉलिक्यूल H2। टोटल हमारे कितने हुए, 7। तो जितने नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल यूज किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, DU कहलाता है। तो ऐसे भी हमारा DU कितना आया, 7 आया। और मैंने जो डिफिनीशन आपको बताया था वहां से जनरलाइज कराया था, वैसे भी 7 है। तो इस तरीके से हम DU फाइंड करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर अगर हमें दिया रहेगा कंपाउंड का। तो अब देखिए, अब हम इसे और क्वेश्चन के थ्रू चीजों को समझते हैं। देखिए, अगर हमें मान के चलिए हमारे पास एक ऐसे कंपाउंड दिया हुआ है, डबल बॉन्ड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड A। अब हमें इस कंपाउंड में DU पूछ दे तो कैसे निकालिएगा। अगर मान लीजिए मैं आपको एक और कंपाउंड दे दूं, चलिए इस कंपाउंड का बताइए, या मैं आपको एक और कंपाउंड दे दूं, इस कंपाउंड का DU पूछे तो कैसे निकालोगे। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि DU कैसे निकालते हैं। अगर हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो DU निकालने के लिए हम करते क्या है, सर नंबर ऑफ रिंग को काउंट कर लेते हैं और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को काउंट कर लेते हैं। चलिए यही काम कर लेते हैं। इसमें बात करूं तो एक रिंग है तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कितने पाई बॉन्ड्स हैं, तो देखिए यहाँ पे एक पाई बॉन्ड्स है, एक यहाँ पे एक पाई बॉन्ड्स, 2 यहाँ पे एक, 3 और यहाँ पे 2 है, तो 3 2 5, हमारे पास कितने हो गए, 5 हो गए। यानी कि टोटल हमारा DU कितना हो जाएगा, 5 + 1 6 हो गया। इस मॉलिक्यूल का DU कितना होगा, 6 होगा। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं DU का, तो चलिए हम कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ रिंग देख लेते हैं और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को काउंट कर लेते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ रिंग को देखें तो एक हमारा ये रिंग हो गया और दूसरा ये रिंग हो गया, तो 2 रिंग्स हो गए। और पाई बॉन्ड कितने हैं, तो देखिए एक हमारा ये पाई बॉन्ड हो गया, एक दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 पाई बॉन्ड्स हैं तो हम इसमें 4 ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। इसका भी DU कितना आ गया मॉलिक्यूल का, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो 6 आ गया। हम इसका बात करें तो देखिए इसमें कितने रिंग है जी, तो टोटल रिंग 2 है, एक ये रिंग हो गया और एक ये रिंग हो गया, 2 रिंग हो गए। अब आपको पाई बॉन्ड काउंट करना है, तो पाई बॉन्ड कितने हैं जी, 1 और यहाँ पे 2, तो इन दोनों का सम कर दूं तो कितना आ जाएगा, 4। यानी कि इस कंपाउंड का DU कितना हुआ, इस कंपाउंड का DU 4 हो गया। तो हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हो तो। चलिए आप नोट कर लीजिए, देन हम आगे डील करेंगे। अगर कंपाउंड का हमें मोलिकुलर फार्मूला दिया होगा तो हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए इस बात को समझते हैं। जब भी आपको मॉलिक्यूल का मोलिकुलर फार्मूला दिया जाए तो आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिएगा कैसे, तो ध्यान से देखिए, 1/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ कार्बन एटम प्लस 2 माइनस मोनोवैलेंट एटम प्लस ट्राइवैलेंट एटम, इस फार्मूला को यूज कीजिएगा। अब ये फार्मूला कैसे यूज करना है, पहले इसके टर्म को समझ लीजिए। यहाँ पे C बताता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं उसे काउंट करके आपको यहाँ पे पुट कर देना है। M बताता है आपको टोटल नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम्स,
देखिए मोनोवैलेंस एटम क्या होते हैं, वैसे एटम जिनकी वैलेंसी 1 होती है। अब सर ये कौन कौन एटम होते हैं, आप जानते हो ये हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं जैसे ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और हाइड्रोजन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हम बात करूं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, ये मोनोवैलेंट एटम होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टी बताता है टोटल नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट एटम्स के बारे में। सर ट्राईवैलेंट एटम क्या होते हैं, वैसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। अब इस कौन कौन से होते हैं तो हम बात कर लेते हैं। इसमें हमारे ट्राईवैलेंट में हमारे होते हैं नाइट्रोजन, बोरॉन, एल्युमिनियम, फास्फोरस और भी हमारे होते हैं, ये आपको जनरली देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करने के लिए। कब, जब आपको मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन हो। अब इसमें सी क्या है, एम क्या है, टी क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए अब क्वेश्चन से इस चीज को समझते हैं। जैसे देखिए हमें एक कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला दिया गया है और इसका पूछा गया है कि बताइए डी क्या होगा। तो अगर मुझे इसका डी निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा जी, बस फॉर्मूला यूज करूंगा 1/2 इंटू क्या करूंगा 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम कितने हैं जी, 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस 2 ऐड करना है अपने से तो 2 ऐड कर दिया, माइनस मोनोवैलेंट एटम होता है। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं जी, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 9 है और एक यहाँ हाइड्रोजन है, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 10, प्लस ट्राईवैलेंट एटम, हमारा यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डाईवैलेंट एटम होता है, हम इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि फॉर्मूला में ये है ही नहीं, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे ट्राईवैलेंट एटम की जगह पर 0 ले लेंगे। अब हम इसे कैलकुलेट करें तो क्या होगा 1/2, देखिए 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 12 में से 10 गया कितना हो जाएगा 2, अभी ये कटेगा तो हमारा क्या हो गया 1, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया इस कंपाउंड का 1 हो गया। सिमिलर अगर मैं इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछूं तो कैसे निकालोगे सर, डी हम ऐसे निकालेंगे 1/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम कितने हैं जी 4 है, प्लस 2 माइनस मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 5 है, प्लस ट्राईवैलेंट एटम, ट्राईवैलेंट एटम क्या नाइट्रोजन बताया हूं ना आपको, तो नाइट्रोजन कितने हैं 1 है, तो इसको ऐड कर लेंगे। अब देखिए मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ 1/2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 10 में से 5 गया कितना हो जाएगा ये 5 और 1 6 हो गया, यहाँ से हम कटाएंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा, यानी कि इस कंपाउंड का डी कितना आ गया 3 आ गया। अगर मैं सिमिलर इस कंपाउंड का डी निकालूं तो कैसे निकालूंगा सर, डी इजकल टू क्या होगा 1/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन एटम कितने हैं जी 6 है, प्लस 2 माइनस मोनोवैलेंट एटम, हाइड्रोजन की कितने संख्या है 6, प्लस ट्राईवैलेंट एटम कोई है नहीं तो हम 0 रख लेंगे। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6 2 जा 12 और 2 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कटा दो तो कितना हो गया जी हमारा 4 आ जाएगा, यानी इस कंपाउंड का डी कितना आ गया 4 आ गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए एक और हमें कंपाउंड दिया गया है और इसका डी पूछा गया है, चलिए इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए अगर मैं इसका डी निकालूं तो कैसे निकालूंगा सर, 1/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ क्या निकालूंगा कार्बन एटम, 2 इंटू कार्बन एटम कितने हैं जी 2 है, प्लस 2 कर लेंगे माइनस मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं जी 3 है, उसके बाद क्या करेंगे बताइए, देखिए प्लस ट्राईवैलेंट एटम, ट्राईवैलेंट एटम कोई है नहीं सर इसको छोड़ देंगे। अब इसको चलिए कर लीजिए कैलकुलेट, तो ये हो गया 1/2 इंटू 2 2 जा 4, 4 और 2 6, 6 में से 3 गया 3 हो गया, अब यहाँ पे कटाएंगे तो क्या आ गया 1.5 आ गया। सर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसका डी निकाला,
इसका डी निकाला, इसका डी निकाला, सर सभी का डी निकाला, किसी का डी फ्रैक्शन नहीं आया, सब होल नंबर में आया। लेकिन सर इस कंपाउंड का जो डी निकाला, इस कंपाउंड का जो डी निकाला, ये क्या आ गया सर, ये डी हमारा फ्रैक्शनल आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कंपाउंड का आप डी निकाले और वो डी क्या आ जाए आपका फ्रैक्शनल आ जाए, इसका मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। क्या करेगा जी, रेजोनेंस, रेजोनेंस शो करेगा, यानी कि ये रेजोनेटिंग इफेक्ट इसमें आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम कैसे देखने को मिलेगी इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, बाकी हम इसे ब्रीफली डील करेंगे जीओसी में, इफेक्ट वाले पार्ट में, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो क्या ड्रॉ करूंगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और O माइनस। देखिए अगर हमारा कोई मोलिक्यूल में कंजुगेशन होता है, देखिए यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर, लोन पेयर पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, ये क्या है हमारा कंजुगेशन में है। ऐसे सिस्टम रहे तो हम क्या बोलते हैं, कंजुगेशन। अगर हमारा मोलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड हो, फिर सिग्मा बॉन्ड हो, फिर लोन पेयर हो, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है ना। और ऐसा अगर सिस्टम रहता है तो यहाँ पे रेजोनेटिंग इफेक्ट शो करता है, यानी कि ये पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, या ऐसे बोल सकते हो, या ये जो लोन पेयर है इसका डीलोकलाइजेशन होता है। यहाँ पे पार्शियली बॉन्ड बनते हैं, क्या बनते हैं जी, यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड बनता है, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं बनता है, यहाँ पे मिड का चीजें बनता है। ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो मिड का हमारा क्या हो गया 1.5, यानी कि कुछ इन दोनों के बीच की चीजें बनती है। इसी को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग इफेक्ट, और इस चीज को हम बहुत अच्छे से डील करेंगे कहाँ पे, जीओसी में, इफेक्ट वाले पार्ट में। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपके मोलिक्यूल का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाले और वो फ्रैक्शनल आया, इसका मतलब उस मोलिक्यूल में रेजोनेटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं, समझते हैं। पहले हम डिफाइन करते हैं, फिर चीजों को समझते हैं। टू और मोर देन compounds having same functional group देखिए सेम फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब ये है, इट मीन्स दैट कि जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे वो सेम फैमिली से होंगे। क्या होंगे जी, सेम फैमिली से होंगे। एंड साथ ही साथ सेम उनका क्या होगा, जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला। डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, डिफरेंट मोलिकुलर वेट। डिफरेंट इन CH2 ग्रुप, या इसे आप यूनिट बोल सकते हैं, यूनिट्स। देखिए हम दो या दो से अधिक मोलिक्यूल के बीच में हम रिलेशन को बताते हैं होमोलोगस सीरीज के द्वारा, यानी कि होमोलोगस सीरीज एक रिलेशन बताता है दो मोलिक्यूल के बीच में। ये रिलेशन तब डिफाइंड होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगा,
जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा हम उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में होमोलोगस सीरीज नहीं बोल सकते हैं। बात को समझिएगा, दोनों मॉलिक्यूल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो सेम होने चाहिए। सेम का मतलब ये है सेम फैमिली से होने चाहिए और उनके जनरल फार्मूला भी सेम होने चाहिए। डिफरेंट उनके मॉलिक्यूलर वेट होंगे, डिफरेंट उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला होंगे, लेकिन उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या CH यूनिट का डिफरेंस होगा। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, देखिएगा, अगर मैं बात करूं CH3 CH2 CH3, ये हमारा एक मॉलिक्यूल 1 है और दूसरा मॉलिक्यूल में दे दूं आपको CH3 CH2 CH2 और CH3। अगर आप इन दोनों मॉलिक्यूल को देखोगे तो क्या देख रहे हो, फर्स्ट मॉलिक्यूल भी हमारा एल्केन फैमिली का है, सेकेंड मॉलिक्यूल भी हमारा क्या है, एल्केन फैमिली का है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप यानी कि सेम फैमिली का है। बात समझ में आ रहा है। इनका जनरल फार्मूला भी क्या है, सेम है। अगर मैं बात करूं तो क्या होता है जनरल फार्मूला, CnH2n+2, जो इस मॉलिक्यूल का जनरल फार्मूला होगा सेम एज इट इसका भी होगा। समझ में आ रहा है। दूसरा डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, इसमें 3 कार्बन है जबकि इसमें 4 कार्बन है। डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, अब जाहिर सी बात है इसमें 3 कार्बन है तो मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कुछ अलग आएगा, इसमें 4 कार्बन है तो मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो इसके कंपैरिजन में कुछ ज्यादा आएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट है। साथ ही साथ इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या होना चाहिए, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल 1 में हम CH2 ग्रुप ऐड कर दे तो क्या ये हमारा मॉलिक्यूल 2 बन जाएगा, यस बन जाएगा। तो बन जाएगा तब हम बोलेंगे, अब मैं आपसे पूछूं कि मॉलिक्यूल 1 एंड मॉलिक्यूल 2 में क्या रिलेशन है, तो आप क्या बोलोगे, तो अब हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल 1 एंड मॉलिक्यूल 2 आर होमोलोगस ऑफ ईच अदर। चलिए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन ले लूं, जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, हमने OH ले लिया, दूसरे हमारे पास एक मॉलिक्यूल आ जाए, इसमें OH ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल को, अगर मैं बात करूं फंक्शनल ग्रुप का तो इसमें भी अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है। अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो डिफरेंट होगा क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। इसमें 3 कार्बन है और इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है तो मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट होगा। साथ ही साथ CH2 ग्रुप का डिफरेंस होना चाहिए। देखिए अगर मैं इस मॉलिक्यूल में CH2 ऐड करूंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना, 1 2 3, अब क्या बन जाएगा 1 2 3 4, अब ये हमारा OH बन जाएगा। अब बात बताओ इस मॉलिक्यूल में मैं फिर से CH2 ग्रुप का ऐड करूं तो देखिए 1 2 3 4 5 है, ये कितना हो गया 1 2 3 4, अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 5 में कन्वर्ट हो गया। यानी कि हमने इस मॉलिक्यूल में एक CH2 ग्रुप का एडिशन किया तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, और इस मॉलिक्यूल में फिर से मैंने CH2 ग्रुप का ऐड किया तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। यानी कि हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल 1 इज लोअर होमोलोगस ऑफ मॉलिक्यूल 2 एंड मॉलिक्यूल 2 इज लोअर होमोलोगस ऑफ मॉलिक्यूल 3, और हम ऐसे बोल सकते हैं मॉलिक्यूल 3 इज द हायर होमोलोगस ऑफ मॉलिक्यूल 2। यानी कि मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 2 एक दूसरे के क्या है, होमोलोगस हैं। मॉलिक्यूल 2 और मॉलिक्यूल 3 क्या है, एक दूसरे के होमोलोगस हैं। तो हम मॉलिक्यूल 1 एंड मॉलिक्यूल 2 को बोल सकते हैं आर होमोलोगस। ठीक है, सिमिलर मैं बोलूं मॉलिक्यूल 1 एंड मॉलिक्यूल 3 तो ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के
होमोलोगस होंगे। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि एक ही CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा तब मॉलिक्यूल एक दूसरे के होमोलोगस होंगे, नहीं, एक से अधिक भी CH2 ग्रुप का अगर डिफरेंस होगा तब भी वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के होमोलोगस कहलाएंगे। लेकिन कहलाने के लिए इन सब कंडीशन को वैलिड होना जरूरी है। अगर ये सब कंडीशन वैलिड है तो होमोलोगस हम बोलेंगे। CH2 ग्रुप का एक डिफरेंस हो, 2 डिफरेंस हो, 10 डिफरेंस हो या 100 डिफरेंस हो, फिर भी वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के होमोलोगस कहलाएंगे। बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो रही है? अगर हो रहा है तो नोट कीजिए। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, इस चीज को हम देखते हैं। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं ओपन चैन या इसी को हम बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। दूसरा हमारा होता है जिसको बोलते हैं रिंग या इसी को बोलते हैं क्लोज चैन। रिंग चैन बोलिए या क्लोज चैन बोलिए, ये हमारे 2 तरीके के कंपाउंड होते हैं, एक ओपन चैन और एक रिंग चैन, ठीक है। अब देखिए ओपन चैन कंपाउंड हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक हमारे होते हैं सेचुरेटेड मतलब एल्केन फैमिली वाले, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये बात याद रखिएगा, हम बोल रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अगर आपको ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जाए और पूछा जाए बताइए ये मॉलिक्यूल सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, तो आप बताइएगा अरे सर यहाँ पाई बॉन्ड है, ये तो अनसेचुरेटेड हो गया। अरे मेरे भाई आपको यही तो समझना है कि हमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड को देखना है। अगर कार्बन कार्बन के बॉन्ड सिंगल हैं तो हमारा सेचुरेटेड कंपाउंड है, ये हमारा क्या है, सेचुरेटेड कंपाउंड है। क्योंकि देखो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में देखना है। तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। अगर मैं बात करूं ये क्या है जी, सेचुरेटेड कंपाउंड है कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, तो ये भी हमारा सेचुरेटेड कंपाउंड है। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है जो कि सिंगल बॉन्डेड है, याद रखिएगा इस चीज को। अब दूसरा जो हमारा होता है ये होता है अनसेचुरेटेड यानी कि हम इसको बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड वाले, ठीक है ना। देखिए अब ये 2 तरीके के होते हैं। एक हमारे होते हैं एल्कीन फैमिली का, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं, ये हमारा क्या हो गया, अनसेचुरेटेड हो गया एल्कीन फैमिली का। ये हमारा क्या हो गया, अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो गया एल्कीन फैमिली का। और दूसरा टाइप हमारा होता है एल्काइन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है मिनिमम। अगर मैं बात करूं तो ये हमारे क्या हो गए, ये अल्काइन फैमिली का। बातें समझ में आ रही है? अब देखिए अगर मैं रिंग यानी कि क्लोज चैन की बात करूं तो हम इसे 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना। अब बात करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो देखिए होमोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है एरोमेटिक और दूसरा हमारा होता है एलिफैटिक, जिसे हम नॉन एरोमेटिक भी बोलते हैं। अब देखिए एरोमेटिक जो होता है ये 2 तरीके से हमारे होते हैं, एक बेंजोआइड फॉर्म और दूसरा हमारा नॉन बेंजीनोइड फॉर्म, ठीक है। देखिए बेंजोनाइड फॉर्म में क्या होता है, हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, जैसे बेंजीन हो गया। मैं बात करूं तो इसे क्या बोलते हैं, नेप्थलीन हो गया।
इसे बात करूं तो ये हमारा एंथ्रासीन होता है, और इसे इस कंपाउंड का बात करूं तो इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, फिनेंथ्रासीन। ये सब हमारे क्या होते हैं, बेंजोइड मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आते हैं। ये हमारा नॉन बेंजोइड में हमारा आता है एजुलिन 7 मेंबर, और इससे 5 मेंबर का रिंग जुड़ा रहता है। ठीक है, अब देखिए एलिफैटिक में, होमोसाइक्लिक में हमारा एलिफैटिक कंपाउंड कैसा होता है, ये हमारा नॉन एरोमेटिक होता है, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिसमें एक ही टाइप के एटम होते हैं, और वो भी एक ही टाइप, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कार्बन के ही एटम होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कंपाउंड, मान लीजिए हम 5 मेंबर का बना दूं साइक्लिक कंपाउंड, तो ये हमारा क्या हो गया, एलिफैटिक कंपाउंड के एग्जांपल होगा। अब हेट्रोसाइक्लिक भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है एरोमेटिक और दूसरा हमारा होता है एलिफैटिक। अगर एरोमेटिक का बात करूं तो इसके एग्जांपल में हमारे फ्यूरॉन आ जाते हैं, ये हमारा क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। थायोइन आ जाता है, और एलिफैटिक में बात करूं तो कोई भी साइक्लिक कंपाउंड ले लो और उसमें कोई हेट्रो एटम जोड़ दो, तो ये हमारा क्या हो गया, एलिफैटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफाई करते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर